तो दोस्तों एक और वीडियो, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउस ऑफ द ड्रैगन के एपिसोड 5 पर। हाँ, अभी भी मन नहीं भरा। अब देखो, मेरा गोल ये है कि मैं कम से कम समय में पूरा का पूरा एपिसोड ठीक ठाक हिसाब से एक्सप्लेन कर दूं, इसीलिए ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। और हाउस ऑफ द ड्रैगन के पिछले 4 एपिसोड्स पर हमने बात कर रखी है, तो मैं वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट डाल दूंगा, अगर देखना होगा तो देख लेना। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन के एपिसोड 5 के बारे में। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम डेमन की वाइफ रिया रॉयस को देखते हैं, जिसे डेमन ब्रोंज बिच कहता है। हम रिया को देखते हैं जो अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार वगैरह कर रही है। तभी वहाँ अचानक डेमन आता है, जहाँ रिया उसे बढ़िया से ताना वगैरह मारती है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें अपने राज्य से निकाल दिया, तुम्हारी जगह अपनी बेटी को रूलर बनने के लिए चूज कर लिया। ये बातें चल ही रही होती हैं कि रिया को ये समझ आता है कि डेमन सिर्फ वहाँ बात करने नहीं आया है। जहाँ रिया डेमन से कहती है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, और ये बात सुनकर डेमन कहता है कि अच्छा बेटी, रुक, तेरी गलतफहमी दूर करता है मैं। और उसके बाद डेमन रिया को मार देता है, हालांकि मारते हुए दिखाया तो नहीं, लेकिन जैसे क्रिघास को मारा था ऑफ कैमरा, वैसे ही इसे भी मार देता है। फिर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रेनेरा विसेरियस के साथ ड्रिफ्टमार्क जा रही होती है। पिछले एपिसोड में विसेरियस ने कहा था ना कि अब तुम्हारी शादी कॉर्लिस के बेटे लेनोर से होगी, तो बस उसी की बातचीत करने ये लोग ड्रिफ्टमार्क पहुंच जाते हैं। और रेनेरा के साथ सर क्रिस्टन कोल भी होते हैं, ऑब्वियसली बॉडीगार्ड है तो साथ ही रहेंगे ना। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि विसेरियस की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है, बूढ़ो उल्टी खांसी से परेशान है बिल्कुल। फिर जब विसेरियस ड्रिफ्टमार्क पहुंचते हैं तो उन्हें लेने कॉर्लिस खुद नहीं आते, बल्कि अपनी बेटी लेना को भेजते हैं। हाँ, ये वही 12 साल की बच्ची है जो अब बड़ी हो गई है। फिर उसके बाद विसेरियस, कॉर्लिस और उनकी वाइफ रेनिस, जो कि विसेरियस की कजिन भी है, तीनों बातचीत करते हैं, जहाँ विसेरियस रेनेरा और लेनोर की शादी की बात करते हैं। हालांकि यहाँ लॉर्ड कॉर्लिस थोड़ा एटीट्यूड में दिखाई देते हैं, पर बेचारे कर भी क्या सकते हैं, 7 किंगडम्स के रूलर को मना करना आसान काम भी तो नहीं। फिर कॉर्लिस विसेरियस से पूछते हैं कि जब रेनेरा और लेनोर के बच्चे होंगे तो वो किस हाउस का नाम कैरी करेंगे, जिस पर विसेरियस कहते हैं कि जो उनका पहला बच्चा होगा, जो रेनेरा के बाद 7 किंगडम्स का रूलर बनेगा, वो टारगेरियन को एज ए सेकंड नेम कैरी करेगा। और उसके बाद उनके जो बच्चे होंगे वो वैलेरियन को एज ए सेकंड नेम कैरी कर सकते हैं, जिसके बाद सब राजी खुशी शादी पक्की हो जाती है। उसके बाद दूसरे सीन में हम रेनेरा और लेनोर को देखते हैं, जहां हमें ये पता चलता है कि लेनोर गे है और रेनेरा को ये बात पता है। फिर उसके बाद दोनों ये फैसला करते हैं कि उनकी फैमिली को एक करने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए दोनों शादी करेंगे, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ में जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, सबको खुश रहने का हक है। फिर यहाँ हम लेनोर भाई साहब के बॉयफ्रेंड जॉफरी लॉनमाउथ को देखते हैं, ट्रेजिक कांड हो गया बेचारे के साथ। उसके बाद टारगेरियंस अपने शिप से किंग्स लैंडिंग को निकल जाते हैं, जहाँ शिप पर हम सर क्रिस्टन और रेनेरा की बातचीत देखते हैं। सर क्रिस्टन कहते हैं कि क्यों ना ये सब छोड़ के कहीं दूर चला जाए, सिर्फ तुम और मैं, चांद के पार चलो। तो रेनेरा कहती है कि यही मेरी ड्यूटी है, मुझे एक पावरफुल हाउस के आदमी से शादी करनी है, 7 किंगडम्स का रूलर बनना है, और यही मेरा भविष्य है जिसे मैं नहीं छोड़ सकती। जो बात सुन के सर क्रिस्टन काफी नाराज और गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद हम किंग्स लैंडिंग का सीन देखते हैं, जहां ओटो को हैंड की पोजीशन से हटा दिया गया है, तो वो किंग्स लैंडिंग को छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ ओटो एलिसेंट को एक मस्त लाइन बोलते हैं कि या तो तुम अपने बेटे एगॉन को रूलर बनने के लिए तैयार करो, या फिर भविष्य में रेनेरा से दया की भीख मांगने के लिए तुम खुद तैयार रहो। जिसके बाद ओटो किंग्स लैंडिंग से चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम लैरिस स्ट्रॉन्ग को देखते हैं, जो कि किंग के नए हैंड लायनल स्ट्रॉन्ग के बेटे हैं। वो एलिसेंट को ये बताते हैं कि किंग विसेरियस के कहने पर ग्रैंड मास्टर मेलॉस ने रेनेरा को मून टी दी थी। जो बात सुन के एलिसेंट का शक और बढ़ जाता है कि क्या रेनेरा ने उससे डेमन और अपने बारे में झूठ बोला था। वैसे रेनेरा ने तो सच ही बोला था, बस पूरा सच नहीं बोला था। एलिसेंट को यह भी लगता है कि विसेरियस और रेनेरा मिले हुए हैं और उससे राज छुपाए जा रहे हैं। तो इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एलिसेंट सर क्रिस्टन को बुलाती है, और ये सीन देख के मुझे इतनी हंसी आई ना कि मैं क्या बताऊं। यहाँ एलिसेंट सर क्रिस्टन से उस रात के बारे में पूछती है जब डेमन किंग्स लैंडिंग में था, लेकिन क्रिस्टन को लगता है कि एलिसेंट उनकी बात कर रही है, तो वो एलिसेंट को अपने और रेनेरा के बारे में सारी बातें बता देते हैं। सर क्रिस्टन कहते हैं कि वो मिस्टर इंडिया जादूगर मैं था, डेमन नहीं। जो सुन के एलिसेंट की हालत खराब हो जाती है कि अरे सरवा, मतलब हमारे पिताजी जो कह रहे थे वो सब गलत नहीं था। फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि विसेरियस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और ग्रैंड मास्टर उनका इलाज कर रहे हैं, जहाँ विसेरियस अपने नए हैंड लायनल स्ट्रॉन्ग से पूछते हैं कि क्या मैं एक अच्छे राजा की तरह याद किया जाऊंगा। ना मैंने कोई युद्ध किया, ना ही मैंने जीत की खुशी देखी, और ना ही मैंने हार का दुख देखा, तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में जब इतिहास लिखा जाएगा। जहाँ लायनल एक बढ़िया से जवाब देते हैं और कहते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने युद्ध किए, मगर वो प्रार्थना करते थे कि उन्हें युद्ध ना करना पड़े। क्या ये बड़ी बात नहीं है कि आपने अपने राज्य को मजबूत बनाए रखा। फिर उसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन किंग्स लैंडिंग आ चुके हैं। हम किंग्स लैंडिंग के कोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ रेनेरा और लेनोर की शादी होने वाली है, और इस शादी में दूर दूर से कई सारे लॉर्ड्स और किंग्स आए हुए हैं। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि शादी में डेमन भी आया हुआ है, सुधरेगा नहीं ये। फिर उसके बाद किंग विसेरियस अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनकी स्पीच को इंटरप्ट करते हुए एलिसेंट वहाँ आती है। उसने ग्रीन कलर की एक ड्रेस पहनी है, और यहाँ पर लैरिस स्ट्रॉन्ग कहते हैं कि हाई टावर के लोग ग्रीन कलर का झंडा तब फहराते हैं जब वो जंग के लिए तैयार रहते हैं। फिर एलिसेंट आती है और रेनेरा को उसके नाम से नहीं बल्कि स्टेप
डॉटर कह के बुलाती है, जिससे हमें ये समझ आता है कि अब एलिसेंट ने भी एक पॉलिटिकल माइंडसेट को अपना लिया है कि इधर बाप बेटी मिले हुए हैं तो अब दोस्ती गई तेल लेने में भी दिमाग से खेलेगी। फिर उसके बाद हम सर जेराल्ड रॉयस को देखते हैं, जो कि रिया रॉयस के कजिन है। सर जेराल्ड डेमन से कहते हैं कि तुमने ही रिया का कत्ल किया है, जहाँ पर डेमन सर जेराल्ड को धमकी देते हुए कहता है कि रिया और मेरे कोई बच्चे नहीं थे, तो अब उसकी डेथ के बाद जो उसका था वो मेरा हो गया है। डेमन कहता है कि पूरा रून स्टोन उसका हो चुका है और वो उसको लेने आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि लेनोर के बॉयफ्रेंड जॉफरी को रेनेरा और सर क्रिस्टन के बारे में पता चल गया है। फिर जॉफरी सर क्रिस्टन से बात करते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि लेनोर मेरे लिए बहुत खास है और मैं जानता हूँ कि रेनेरा तुम्हारे लिए बहुत खास है। वो कहते हैं कि हमें एक दूसरे से वादा करना चाहिए कि हम उनकी सुरक्षा करेंगे। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बोलूंगा और तुम हमारे बारे में किसी को कुछ मत बोलना। हम उनके सीक्रेट्स को सीक्रेट्स ही रहने देंगे। फिर जैसा कि हमें पता है गेम ऑफ थ्रोन्स का ट्रेडिशन, बिना खून के इनकी शादियां पूरी नहीं होती हैं। तो बस वही होता है यहाँ भी। सर क्रिस्टन जॉफरी की बात से गुस्सा हो जाते हैं और रेनेरा ने जो उनके साथ किया उसका भी गुस्सा सब वो जॉफरी पर निकाल देते हैं और उसे मार के उसकी खोपड़ी खोल देते हैं। मतलब कहीं का गुस्सा कहीं और। फिर उसके बाद बिल्कुल शांति से रेनेरा और लेनोर की शादी होती है। रॉयल वेडिंग के तो एल लग गए, जहाँ विसेरियस की तबीयत फिर से खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। अब वो मर चुके हैं या नहीं ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। फिर अगले सीन में हम किंग्स लैंडिंग के गार्डन को देखते हैं, जहाँ पर सर क्रिस्टन अपने चाकू से खुद को मारना चाहते हैं। तभी वहाँ एलिसेंट आके उन्हें रोक लेती है। प्रोबेबली अगले एपिसोड में एलिसेंट सर क्रिस्टन को डिफेंड करेगी और ऐसा लग रहा है कि एलिसेंट अब खुद की एक टीम बना रही है। तो बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इस एपिसोड पे मेरे थॉट्स की बात करें तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि एवरेज, मतलब प्लॉट आर्मर बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहा है इनका। पिछले किसी एपिसोड में डेमन के ऊपर इतने तीर बरस रहे थे लेकिन फिर भी वो मरा नहीं और यहाँ सर क्रिस्टन को एलिसेंट ने बचा लिया। हो सकता है कि अगले एपिसोड में विसेरियस जिंदा बचा हो, हू नोज। ये सोचो कि अगर जॉफरी को स्क्रीन टाइम थोड़ा ज्यादा मिला होता तो ये लोग उसे भी नहीं मरने देते। अब इसको गेम ऑफ थ्रोन्स से कंपेयर करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स की सबसे यूनिक चीज यही थी कि वहाँ किसी भी कैरेक्टर के पास कोई भी प्लॉट आर्मर नहीं था। मतलब जहाँ आपको ऐसा लगा कि ये कैरेक्टर कुछ करेगा तो अगले एपिसोड में वो कैरेक्टर मरेगा। लेकिन हाउस ऑफ द ड्रैगन में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हर कैरेक्टर के पास अपना प्लॉट आर्मर है, जिससे थोड़ा मजा खराब जाता है। तो बस इसी थोड़े से रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जाते जाते लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।